आपकी बेटी माँ बनने वाली है। ये सुनते ही वहाँ खड़ी वसुधा और अमृता के तो छाती पर सांप लौट जाता है। एक जवान बिन ब्याही लड़की का माँ बनने का मतलब था कि वसुधा और उसका परिवार गंगा की बदौलत कलंक से होली खेलने वाला है। माँ नहीं वैद्य जी, कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से नाड़ी चेक करिए ना, देखो तो जरा, सीधे हाथ की नाड़ी दबाने से फर्क आ जाए। बहन जी, मैं वैद्य हूँ, कोई झोला छाप नहीं हूँ जो आपको खुश रखने के लिए कुछ भी बोल दूं। मैंने एकदम सही बताया है कि गंगा माँ बनने वाली है, और वो भी 1 महीना हो गया है। बस बाहर खड़े संजीव के क्रोध का चरम अब पार हो गया था और पास खड़ा कृष्णा एकदम पुतला बन खड़ा था। वैद्य के जाने पर वही उसे बाहर तक छोड़ने आता है और तब एक ऐसा सवाल करता है जो हर हरजाई आदमी करता ही है। डॉक्टर, वो बच्चा गिराने का कोई ऑप्शन? देखिए, मैं झूठा दिलासा तो दूंगी नहीं, पर गंगा का शरीर इतना मजबूत नहीं है कि वो शरीर के साथ ऐसा खिलवाड़ झेल सके। तो बस होपिंग फॉर द बेस्ट हेल्थ ऑफ माँ और बच्चा। I mean, नो एबॉर्शन। वैद्य चली गई थी। अब कृष्णा भी भीतर आकर परिवार के मातम में शामिल होता है। अमृता ने वसुधा को पकड़कर गिरने से संभाला था। संजीव ने हाथ में बहुत मोटा डंडा ले रखा था। आज तेरी बेटी गई वसुधा, धरती में से ही निकली थी ना, आज उसी धरती में गाड़ूंगा इस हरामखोर को। बाबू नहीं, अभी वो बेहोश है। अभी होश में आ जाएगी। और संजीव गंगा के पंजों के तलवों पर उस मोटे डंडे की जोर से मारता है और गंगा एक लंबी आह के साथ होश में आती है। मत पुकारना मुझे कभी माँ, माँ बाप खा जा किसी दिन तू। अरे जब से हुई है कैसा दोष मढ़ दिया है हमारे परिवार पर जो छूट ही नहीं रहा। हाय रे, बर्बाद कर दिया इस लड़की ने तो, कहीं का नहीं छोड़ा। वसुधा अपने भीतर का बबकार रही थी, पर गंगा नहीं जानती थी कि आज उसने ऐसा क्या कर दिया है जो एक बार फिर से माँ बापों को छाती पीटनी पड़ रही है। माँ, क्या हुआ बापू? आप दोनों मेरे बेहोश होने पर भड़क रहे हो क्या? माफ करना माँ बापू, वो शायद 16 सोमवार का कर रही थी ना व्रत, तो कमजोरी का असर अब दिख रहा है। अरे, पर अचानक से मेरे पैर कैसे भारी हो रहे हैं? कल मुही सच में ही तेरे पैर भारी है और हमसे पूछती है कि हमें क्या हुआ है। पता नहीं किसके साथ अपनी इज्जत के बदले पाप कोख में लेकर आई है। छी, तेरे जैसी बेटी होने से अच्छा है कि बाप कुएं में कूद कर मर जाए। क्या? गंगा मेरी ओर देख, तेरे पीरियड्स कब मिस हुए थे? गंगा इस सवाल से शर्माते हुए नीचे देख लेती है। आखिर हिंदी फैमिली की तरह वो भी जानती थी कि पीरियड्स के बारे में बाप दादाओं के आगे बात नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स को गुप्त धन की तरह ही छिपा कर रखना चाहिए। उधर नहीं, मेरी ओर देख, वो बात है ना, वो इस पीरियड्स की लाज शर्म से कहीं ऊपर जा चुकी है। बता मुझे, कब मिस हुए थे तेरे पीरियड्स? वो ठीक से याद नहीं, पर आए तो पिछले महीने ही थे जीजी। पर मैं माँ नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है छोटी, हो गया है। ये क्या कर दिया तूने? तू कैसे बहक गई? कृष्णा देखो ना क्या हो गया। अमृता को यूं काबू होता देख गंगा की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपनी जीजी की ओर हाथ बढ़ा ही रही थी कि तभी कृष्णा आकर अमृता को सीने से लगाकर संभालता है और उस पल गंगा की आंखें देखती हैं कृष्णा का चेहरा। सागर, ये कहकर गंगा सदमे से बेहोश हो जाती है। बेहोश बेहोश बेहोश, ये बात बात पर बेहोश होने वाली कौन सी बीमारी है? एक तो मैं बता रहा हूँ वसुधा, तुम्हारी ये छोटी वाली बेटी फर्जी है, 1 नंबर की फर्जी। ना इसकी बीमारी सच्ची है, ना ही इसके सीधे होने की बात। सच तो इसके बस पेट में पल रहा ये पाप है, पाप। और संजीव उस डंडे से गंगा का पेट खटखटाता है और भड़ककर इंडियन बाप की तरह मारा पीटी पर आकर डंडा गंगा पर तान लेता है। मैं मार दूंगा जिसे वसुधा, मेरे हाथों जो कत्ल लिखा है वो तेरी बेटी का ही होगा। मैं मार दूंगा इस पाप को अंदर ही। सारे खानदान की इज्जत कूड़ेदान में डालकर पता नहीं किसके साथ जवानी का जोश ठंडा करके आई है ये। बाबू नहीं, आप क्रोध में क्या बोल रहे हो? बिटिया, मैं तो बस बोल रहा हूँ ना। सोच, ये तो करके आई है। कमरे की दहलीज तक पार ना कर सकने वाली ने अपनी मर्यादा की दहलीज पार कर ली है। मैं हैरान हूँ इसकी हिम्मत देखकर। वही ना बापू, हैरान तो मैं भी हूँ कि जब गंगा कहीं जाती ही नहीं थी तो आखिर वो लड़का कौन था और कहाँ से आ गया जिसने गंगा के साथ गलत काम किया? अगर इसी गांव का है तब तो हमें उसे जल्द से जल्द ही ढूंढना होगा। यह पास के गांव का, ये लड़की बस लेकर इधर उधर जाने तो लगी थी। मैं तो पूछती भी थी ऐसे कौन से रिश्तेदार बसते हैं इसके जो उस गांव में जाती है। अब समझ आया, इसका आशिक वहीं कहीं रहता होगा। ये सुनते ही संजीव वसुधा की भी जोरदार डंडा मारता है।
अये, मुझे क्यों मार रहे हो जी? सब तेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। तू उस भविष्यवाणी को जानती थी ना, फिर भी। भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? संजीव आकर मंदिर के नीचे से एक पुराना कागज निकाल कर लाता है जिस पर एक महापंडित ने कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखा था। ये तब का है जब बस तू पैदा ही हुई थी। तेरे होने के बाद हमें और बच्चे नहीं चाहिए थे, तो हम खुश थे कि हमारी जिंदगी में तू आई है। लेकिन उस पंडित ने कहा कि हमारे घर में एक और संतान का आना लिखा है। मगर ये कैसे संभव हो सकता था? तेरे पैदा होने के कुछ समय बाद ही तेरी माँ ने ऑपरेशन करवा लिया था, तो बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन जो उस पंडित ने कहा वही हुआ। तेरी माँ के पैर भारी हुए, लेकिन उसी के साथ घर में चिंता और डर का माहौल भी छा गया। डर का माहौल क्यों? पंडित ने कहा था कि होने वाला बच्चा ऐसे मुहूर्त में पैदा होगा कि आते ही 5 बलिया यानी परिवार की 5 मौत कराकर बाहर आएगा। मैं ये सुनकर हंसा भी था, पर महाराज का कहना सच है। इसके लिए मुझे इंतजार करने के लिए उन्होंने कहा। और फिर वो दिन आया जब वसुधा के पेट से गंगा आने वाली थी। पास बैठी संजीव की माँ उसे संभाल रही थी। तभी वो देखती है कि खिड़की से बाहर दिख रही गंगा नदी का उफान बहुत तेज है। आसमान में जोरों से बिजली कड़क रही है। बादल से पानी यूं बह रहा है जैसे आज बादल का पेट चीर कर ही गंगा बह रही हो। संजीव की माँ सारा नजारा देखकर मुस्कुराती है। वसुधा, साक्षात प्रकृति खुद तेरी कोख से जन्म लेने वाली है। देख तो जमीन आसमां जलकर सब एक होकर इसका स्वागत करने आए हैं। आज से इसका नाम गंगा होगा, गंगा। और जोर से आसमान में बिजली कड़कती है और एक झटके में वसुधा के गर्भ से गंगा रोते हुए बाहर आती है। वसुधा की जोर से चीख निकलती है। गंगा का जोर से रोना निकलता है। माँ, माँ, ए जी, जल्दी आइए, ए जी। संजीव खुशी से अंदर आता है और देखता है कि बच्ची तो गर्भ से सीधे जमीन पर आ गिरी थी। वो रो रही थी। संजीव उसे उठाता है और अपनी माँ को जैसे ही देने लगता है, वो देखता है संजीव की माँ बैठे बैठे ही निपट गई है। माँ, 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 वसुधा, माँ चल बसी वसुधा। संजीव, तेरे जलंधर वाले फूफा का देहांत हो गया है। वसुधा, दूसरी मौत की खबर। और एक एक करके और फोन आते जा रहे थे और संजीव को महापंडित की कही बात पर धीरे धीरे एतबार होता जा रहा था। कुछ दिन बीत गए थे। वसुधा ने घबराहट से गंगा को अलग पालने में सुलाया था। वो उसे दूध तक नहीं पिला रही थी और गंगा बस लगातार रोते जा रही थी। ए जी, 4 मौत की खबर है, 5वीं अभी बाकी है। कभी ऐसा तो नहीं सब इत्तेफाक हो? दरवाजे पर ठक ठक के साथ छोटू दूध लेकर खड़ा था। अरे छोटू, तू कौन? रामू कहाँ है? बीबी जी, बाबा, वो मेरे बाबा थे। कुछ दिन पहले उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। अब मुझे ही घर संभालना है बीबी जी। दूध कितना दूं बीबी जी? अब 5वीं मौत की खबर भी दस्तक दे चुकी थी। संजीव और वसुधा एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, तू आधा किलो एक्स्ट्रा देना छोटू। आज से छोटी को भी ऊपर का ही दूध पिलाना होगा। वसुधा गंगा के इस बुरे भाग्य से इतना डर गई थी कि माँ होते हुए भी उसने कभी गंगा को अपने सीने का दूध नहीं पिलाया था। वो अमृता को सीने से चिपकाती थी, लेकिन गंगा को पैदा होते ही प्लास्टिक की बोतल का दूध देने लगी। और उस दिन से गंगा ने इस घर में बेटी होने की जगह खो दी थी। वो बस एक दुर्भाग्य की पेटी बनकर रह गई थी। गंगा पांव चलने लगी थी। वो अपने माँ बापों को पहचानने लगी थी। वो दौड़कर वसुधा के पास जाती। माँ, भूख। इतने लोगों को खाकर भी कहती है भूख? चल अमृता, मैं तुझे कार्टून दिखाते हुए खाना खिलाती हूँ। और वसुधा को तो गंगा की भूख से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने बापू संजीव को देख बहुत खुश होती थी। वो दौड़कर संजीव की टांगों से लिपट जाती है। बापू, बापू। पर संजीव जब भी गंगा को देखता उसे एक ही बात याद आती। पैदा होते ही मेरी माँ को खा के कर्म जली। मुझे कभी अपना बापू मत समझना, कभी नहीं। हाँ, हट बीच में से। और संजीव भी गंगा को वहीं झटक देता है। ऐसे दुत्कार खाते खाते गंगा बड़े होते जा रही है, साथ ही उसका दुर्भाग्य भी। अमृता अच्छी पढ़ाई करती जा रही थी और गंगा बस घर का काम काज सफाई। मगर गंगा को भी जो पढ़ने का शौक था, इसलिए वो अपनी जीजी अमृता की किताबों से पढ़ना लिखना तो सीख गई थी। बापू, मुझे बाहर पढ़ने जाना होगा, क्या मैं गंगा को भी साथ ले जाऊं? नहीं, कभी नहीं। इसका दोष, इसका दुर्भाग्य बस इसी चौखट तक रहना चाहिए। यहाँ से बाहर गई तो पता नहीं क्या होगा। कहीं ये तुझे वहां जाकर बर्बाद न कर दे। वैसे भी पढ़ लिख कर कौन सा ये बैरिस्टर बन जाएगी? रहेगी तो वही गांव की देहातनी। तू जा बेटी, तू पढ़ाई कर खूब मन लगा कर।
और यहाँ भी गंगा का दिल चूर चूर हो गया था। अब वो घर की चार दीवारी में ही बंद रहने लगी थी। कभी कभी तो उसे वसुधा और संजीव के इस बर्ताव पर शक भी होता था कि कहीं वो उनकी सौतेली बेटी तो नहीं, क्योंकि माँ बाप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप बताएं, इस केस में कौन सही है कौन गलत? क्या वसुधा संजीव का भाग्य रेखा पर विश्वास करके अपनी ही बेटी को कर्मों से जली समझना सही था, या फिर होना ये चाहिए था कि भाग्य के लिखे से ज्यादा गंगा को माँ बाप का प्यार देना था? आप लोग बताइए अपने अपने व्यूज। उधर बेहोश गंगा ख्वाब में सब सुन रही थी। वो देखती है कि कैसे दुल्हन बनी दुर्भाग्य के तराजू पर वो बैठी है और दूसरे तराजू पर एक एक करके उसके दोष रखे जा रहे हैं, पर तब भी वो ऊपर नहीं उठ रही थी। संजीव कागज का टुकड़ा पढ़कर अमृता को तो बता ही रहा था, और वहाँ झूठी आंखें मीच कर पड़ी गंगा भी सब सुनकर अपनी सुबकियां दबाकर रो रही थी। बाबू, वैद्य ने अगर गांव वालों को सच बता दिया तो हमें उसे रोकना होगा। और ये सुनकर संजीव, वसुधा और अमृता जोर से भागते हुए बाहर जाने लगते हैं। कृष्णा सदमे में था, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, पीछे से गंगा उसका हाथ थाम लेती है। सागर। अब देखिए गंगा की कुंडली उसको कहाँ ले जाती है। जानने के लिए देखिए बिन ब्याही माँ का अगला खास एपिसोड केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।